तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, देखो अब बायो कंट्रोल एजेंट क्या है। बायो मीन्स है लाइफ, कंट्रोल तो कंट्रोल। ठीक है, माइक्रोब्स को तुम्हें क्या करना है, लाइफ को कंट्रोल करने के लिए यूज करना है। अब ये लाइफ कौन सी है, जैसे एंटीबायोटिक्स में हम लोग लाइफ जो है वो माइक्रोब्स की है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। सिमिलरली यहाँ जो बायो बोला जा रहा है, जो लाइफ है जिसको कंट्रोल करना है, वो एक्चुअली कौन है, इंसेक्ट्स और पेस्ट हैं। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारी जो भी एग्रीकल्चर होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब अगर मेरे पास कोई ऐसा इंसेक्ट है जो मेरी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरी क्रॉप है, यहाँ से एक इंसेक्ट आता है, इसको नुकसान पहुंचाता है, तो क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। मेरा प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। देखो अभी ये तो है, हम लोग माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं, इसके अलावा जो फार्मर्स हैं वो लोग स्टिल यूज तो करते हैं, जो इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, उनके लिए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड क्या है, कुछ केमिकल्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं। फिर पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड क्या है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो पेस्ट को किल कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीजों में क्या होता है कि हम लोग केमिकल्स डालते हैं, हमारा जो फील्ड है उस पे केमिकल्स बरसाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो केमिकल्स हैं हमारी सॉइल में एंटर करते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी खराब होती है। प्लस जब ये प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, यानी प्लांट्स इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनको खाने वाले जो ह्यूमंस या एनिमल्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भी ये केमिकल्स नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, प्लस ये पोल्यूटेंट का काम भी करते हैं, जो केमिकल्स हैं यानी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो हैं वो पोल्यूटेंट्स भी हैं एक तरीके के, ये हमें पता है। तो अब इसका एक ऑल्टरनेटिव देखा गया कि हम लोग क्या करते हैं, नेचर के अंदर जो सिस्टम प्रेजेंट है, नेचर में क्या सिस्टम प्रेजेंट है, ए बी को खा जाता है, बी सी को खा जाता है, या ये कह लो कि ए को बी खा जाता है, बी को सी खा जाता है, सी को डी खाने वाला भी होगा। तो इस तरीके से फूड चेन चलती है ना नेचर के अंदर। तो अब अगर हम देखें कि कोई ऑर्गेनिज्म है बी, ठीक है, ये एक इंसेक्ट है, सपोज कर मैं ये मान के चलती हूँ कि ये एक इंसेक्ट है बी, ये क्या कर रहा है, ये मेरी पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं इंसेक्ट्स के अलावा जो भी एनिमल्स होते हैं जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको पेस्ट बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में भी जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, चूहे हैं, ग्रास हॉपर हैं, ये सब पेस्ट में आते हैं। ठीक है, इसीलिए पेस्ट को कंट्रोल करना जरूरी होता है। एक मिनट, रचना की मम्मी अपना ये साफ कर लो, तब तक मेरी क्लास चल रही है। ठीक है, ये झाड़ा पोछी कर लो। ठीक है। हम्म, तो जो ये नेचर में प्रेजेंट है, अब ये जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट को भी तो कोई खाता होगा, इंसेक्ट को भी कोई डिजीज कॉज करता है। ठीक है, ये शायद हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम बी को हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो इसको डिजीज कॉज कर रहा है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं, सी के अंदर। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, यहां से जो ए के जीन्स थे जो कि बी को नुकसान पहुंचाते थे, उन जीन्स को उठा के हम लोग सी के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये सी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सिर्फ बी को नुकसान पहुंचाएगा, ये बी को डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो नेचर सिस्टम में ऑलरेडी चल रहा है सिर्फ वही सिस्टम चलता रहेगा। हमें जो पोल्यूशन होता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स की वजह से, वो पोल्यूशन नहीं होगा। अगर एनिमल्स के अंदर पहुंच के ये केमिकल्स नुकसान कर रहे हैं तो उन हार्म से हम लोग बच जाएंगे। प्लस जो नेचर के अंदर सिस्टम है वो सिस्टम नेचुरली चलता रहेगा।
ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी तरीके का कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता, तो वहां पे इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं। एक बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल है बीटल। ठीक है, रेड और ब्लैक मार्किंग वाली एक बीटल है जिसका नाम है लेडी बर्ड। और साथ में एक और एग्जाम्पल दिया गया है ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, ये दोनों किस लिए काम आएंगे, अगर तुम्हारे पास एक क्रॉप है, इन क्रॉप्स को एफिड्स, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज हैं, मॉस्किटोज, जैसे हम स्पाइडर्स बोल देते हैं, तो स्पाइडर एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं और वो एक बड़ी फैमिली है, वैसे ही एफिड्स होते हैं और मॉस्किटोज हैं। ठीक है, कोई एक मॉस्किटो तो होता नहीं है, मॉस्किटो भी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, तो हम एक कॉमन फैमिली बोल देते हैं ना, तो वैसे ही एफिड्स और मॉस्किटोज, ये जो दोनों हैं, अगर तुम्हें किसी क्रॉप से ऐसा लगता है कि ये चीजें तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए ये दोनों यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं, ये नेचुरल मेथड्स हैं पूरी तरीके से कि तुमने बीटल और लेडी बर्ड। अच्छा, एक और याद आया कि अगर तुम लोगों को मॉस्किटोज चैप्टर 8 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मॉस्किटोज कंट्रोल करने हैं तो हम गेम्बूजिया नाम की एक फिश यूज करते हैं। वो क्या करती है, सारे मॉस्किटो लार्वे को खा जाती है, तो वो भी एक तरीके से हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर बुक में देखना चाहो तो बुक में भी देख सकते हो, जो पेज नंबर 187 है, इस पे सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो बहुत यूजफुल हैं अगर तुम्हें एफिड्स और मॉस्किटोज से पीछा छुड़ाना है या इन्हें कंट्रोल करना है। उसके बाद दूसरा है बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स होते हैं। बटरफ्लाई तो बहुत फायदेमंद है, ठीक है, पॉलिनेशन कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये जो कैटरपिलर होते हैं, ये कैटरपिलर क्या है, एक लार्वल स्टेज है, बीच में स्टार्ट होता है एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, इस तरीके से बनता है ना, तो इसका ये जो लार्वा है वो कैटरपिलर कहलाता है। अब ये जो कैटरपिलर्स हैं, इनका काम होता है ये हमेशा खाते रहते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस ईटिंग करते हैं। कॉन्टिन्यूअस ईटिंग का मतलब कॉन्टिन्यूअस ईटिंग ही करते हैं कि ये सारा टाइम जो है वो खाते रहते हैं, क्योंकि ये इसकी एक डेवलपमेंटल स्टेज है और एक्टिव डेवलपमेंटल स्टेज है। कोई कपड़ा ले लो रचना की मम्मी, कोई कपड़ा लो, ऐसे नहीं लाए, ठीक है। तो जो कैटरपिलर है, अब हमें बटरफ्लाई तो चाहिए पर हमें कैटरपिलर नहीं चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कैटरपिलर हो और उस बिना कैटरपिलर के बटरफ्लाई आ जाए। तो कैटरपिलर बट बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, जैसे गोभी है, ठीक है, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सबको खा जाते हैं। जैसे तुमने देखा है बैंगन खाने हो जाते हैं, उसके अंदर कैटरपिलर होते हैं एक्चुअली, जो बहुत सारे इंसेक्ट्स के कैटरपिलर्स होते हैं जो हमें कीड़े दिखाई देते हैं। देखा होगा सभी सब्जियों में लगभग कीड़े जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये इस हद तक भी नुकसान कर सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है फ्रूट को खा जाएं और तुम्हारे पास कुछ बचे ही ना। ठीक है, और दूसरी बात, क्वालिटी खराब हो जाती है। एक अच्छा बैंगन है, बड़ा सा बैंगन है, उसको कोई भी खाएगा। अब ये मत कहना कि बैंगन हमें पसंद नहीं है, मैं एग्जाम्पल के दे रही हूँ, तुम जो सब्जी पसंद है तुम उसके लिए सोच सकते हो। तो सपोज करो एक बड़ा सा बैंगन है, मार्केट में अच्छे रेट में बिक जाता है, लेकिन अगर वो काना है और उसमें किसी तरीके का कीड़ा है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी बिक्री जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, एक तो जो कीड़ा है वो खा चुका है उसको, ऊपर से खरीदने वाले खरीदेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी खराब चीज नहीं खरीदना चाहता। तो इसके लिए क्या करते हैं, कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए एक बैक्टीरिया यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, बैसिलस thuringiensis, अक्सर इसको स्मॉल बीटी में लिखा जाता है। ठीक है, ये जो बीटी है, ये बैक्टीरिया जो है, ये छोटे छोटे सैशे में मिलता है, यानी ये ड्राइड फॉर्म में। जैसे तुम मार्केट ही से यीस्ट ला सकते हो ना, यीस्ट पाउडर फॉर्म में तुम्हें मार्केट में मिलती है, उसको पानी में भिगा दो तो वो एक्टिव हो जाती है।
ठीक है। वैसे ही बेसिलस जो है वो तुम्हें पाउच फॉर्म में मिल जाता है, सेशे में मिल जाता है, ड्राइड स्पोर्स की फॉर्म में। जब भी पानी के साथ तुम इसको मिक्स करोगे और जिस पे भी तुम्हें लगता है कि तुम इन प्लांट्स को बचाना चाहते हो कैटरपिलर्स से, तो क्या होता है, उन पे तुम उसका छिड़काव कर देते हो, स्प्रे कर लेते हो। और जब भी ये स्पोर्स को कोई भी लार्वा या कैटरपिलर खाता है, जाते ही क्या होता है, ये आया बीटी, इसको खा गया लार्वा, लार्वा के अंदर जाके ये लार्वा के जैसे ही गट में पहुंचता है, गट में पहुंचते ही यहाँ पे जो है वो टॉक्सिन रिलीज हो जाता है, जो कि इस बैक्टीरिया के अंदर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे इसके गट में पहुंचता है यहाँ पे इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं और टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन जो है अब वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया तो क्या करेगा, जो गट के सेल्स हैं उनको किल करता है। ठीक है, वहां पे छोटे छोटे छेद कर देता है, होल्स बना देता है, स्वेलिंग हो जाती है, और जिससे कि क्या होगा, फाइनली जो लार्वा है, लार्वा मर जाता है। अब जो एनवायरनमेंट उसको यहाँ लार्वा के गट में मिल रहा है, क्या वो किसी और के गट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से जो प्रोटॉक्सिन था वो प्रोटॉक्सिन ही रह जाएगा, वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बैक्टीरिया ने कैटरपिलर्स को तो मार दिया, लेकिन बाकी के अगर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनको वो नहीं मारेगा। ठीक है, जैसे अगर बटरफ्लाई खा लेती है, बटरफ्लाई के गट में उसको सेम एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा, वहां पे वो प्रोटॉक्सिन से प्रोटॉक्सिन ही रहेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये माइक्रोब है इसका इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से, बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का और ले लेती हूँ कि साइंटिस्ट ने क्या किया है। अब ये जो बीटी वाला जीन है जिससे टॉक्सिन बनता है या प्रोटॉक्सिन बनता है, इस जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया है प्लांट के अंदर ही, इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लांट जीनोम। ठीक है, ये प्लांट जो है स्पेसिफिकली मैं बता देती हूँ, जो बनाया गया है वो है कॉटन, और इस तरीके से जो कॉटन डेवलप होती है इसको नाम दिया जाता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन कैसे स्पेशल है, ये मेरा कॉटन का सेल है, इसका न्यूक्लियस और ये इसका डीएनए। ठीक है, नॉर्मली एक कैटरपिलर आता, इसको खाता, खाकर हजम कर देता, लेकिन अब जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में क्या है, इसके अंदर प्रोटॉक्सिन बनाने वाले जीन प्रेजेंट है। यानी कि जैसे ही जैसे ही बाहर से इसको खाता है, ये मेरा प्लांट सेल है, कैटरपिलर आया और इसको पत्ती को खा गया, प्लांट का कोई भी सेल खा लिया, पत्ती खा गया, फूल खा गया, फ्रूट खा गया, ठीक है, या उसकी कोई ब्रांच खा गया, खाते ही एक सेल इसके अंदर गया। ठीक है, जैसे ही सेल इसके अंदर गया, जो इसने प्रोटॉक्सिन बनाया हुआ है, इसके जो जीन है प्रोटॉक्सिन वाले, वो प्रोटॉक्सिन इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, और क्योंकि प्रोटॉक्सिन जो है इसी के गट में जाके, जो कैटरपिलर है उसी के गट में जाके एक्टिवेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिन में, तो ये जो लार्वा है ये तो गया, डाइड। ठीक है, लेकिन कोई और इसको खाएगा, इस पत्ते को खाए, फूड को खाए, पूरा प्लांट को खा जाए, उसको कोई और दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। तो जो बीटी कॉटन बनाई गई है, ये जो प्लांट है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाई होने का मतलब क्या है कि जो एंटर कैसे कराएंगे, ये हम कराएंगे डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 और 12 में। ठीक है, कि 11 और 12 में बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी सिखाएगी किस तरीके से तुम अपना कोई भी डिजायर्ड जीन जो है किसी होस्ट के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि अपना जीन निकालना है पहले, उसके बाद उसको किस तरीके से एंटर करा सकते हैं सेल के अंदर, फिर वो सेल उसको एक्सेप्ट भी करेगा, फिर वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, कॉपी बनाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं डिफरेंट, जो हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हुआ हमारा बीटी कॉटन। बेसिलस thuringiensis का यूज किया गया किस लिए? कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए। इससे ज्यादा हम लोग चैप्टर 11-12 में इसके बारे में, बीटी कॉटन जो है वो चैप्टर 12 में दोबारा आएगी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा नाम की एक फंजाई है। ठीक है, ये एक फंगस है। इसको अक्सर यूज किया जाता है बहुत सारे पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि फंजाई है, जैसे बैक्टीरिया के स्पोर्स को पानी में भिगो के स्प्रे कर दो तो काम बन जाता है, वैसे ही जो ट्राइकोडर्मा है, फंजाई है, इसको स्पोर्स बनाओ, स्पोर्स को पानी में भिगाओ, ठीक है, स्प्रे कर दो, जो भी पैथोजन इसको खाएंगे ट्राइकोडर्मा को, ठीक है, और जिनको ये ट्राइकोडर्मा डिजीज कॉज करती है, उन पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल हम लोग, दो क्या तीन, ये थर्ड एग्जाम्पल था। पहला हम लोगों ने देखा लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, जिनको हम एफिड्स और मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा हमने देखा बेसिलस thuringiensis, जिसको हम लोग बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को यूज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। और तीसरा हमने देखा ट्राइकोडर्मा, जिसको हम बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है बैक्यूलोवायरसेस का। BACULO वायरसेस, बैक्यूलोवायरसेस। ठीक है, बैक्यूलोवायरसेस कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं, वायरसेस हैं, जो कि अटैक करते हैं इंसेक्ट्स और कुछ आर्थ्रोपोड्स को। ठीक है, और ये सब स्पीशीज स्पेसिफिक हैं, तो जिसको हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को ये नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, बीटी में भी किस, अच्छा बीटी का मतलब है बेसिलस, और टी फॉर टॉक्सिन, सॉरी बेसिलस thuringiensis है ना, तो बी फॉर बेसिलस, टी फॉर thuringiensis, इसको स्मॉल करके बीटी लिखा जाता है, बीटी कॉटन। ठीक है स्वाति, तो हम लोग यूज कर रहे थे बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरसेस जो है ये वायरसेस हैं जो कि कौन से जीनस को बिलोंग करते हैं? ये है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। पूरा नाम बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन वर्ड स्पेसिफिक आ जाता है, तुमसे पूछा जाता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस के जीनस में से कौन से वायरसेस हैं जो यूज किए जाते हैं पैथोजेंस की तरह, तो वो है बैक्यूलो वायरसेस। ठीक है, या फिर ऑपोजिट भी पूछा जा सकता है रिवर्स, कि बैक्यूलो वायरसेस जो है वो कौन सी जीनस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जो वायरसेस हैं बहुत नैरो रेंज है, नैरो रेंज स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक होने का मतलब जिसको मारना है ये सिर्फ उसी को मारेंगे। ए को किल करते हैं, बी को किल नहीं करते हैं, तो ए ने इसको खाया तो नुकसान होगा, बी ने इसको खाया तो किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसीलिए ये स्पेसिफिक है। ठीक है, उसके बाद इनका जो स्पेक्ट्रम है फंक्शन का वो नैरो है, नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि एक कॉमन मैकेनिज्म से ये सबको मार डालते हैं, नहीं, ये स्पेसिफिक होने की वजह से बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ये किल कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक दो या तीन चार ही होती हैं स्पीशीज जिनको ये मार सकते हैं, तो इनको हम क्या यूज करते हैं, जो बैक्यूलोवायरसेस हैं इनको हम यूज करते हैं एज इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, दे हैव बीन शोन, देखा गया है कि ये जो बैक्यूलोवायरसेस हैं इनका किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होता, किस पर? बर्ड्स पर, मैमल्स पर, प्लांट्स पर, फिशेस पर, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये तो हमारे लिए फायदेमंद हो गए। ठीक है, कि जिनको हम लोग मारना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को ये किल करते हैं, बाकी किसी पे कोई तरीके का नुकसान नहीं होता, हमें साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। जबकि वैसे हम इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, तो क्या होता है,
बाकी के जो हैं उनको भी नुकसान होता है। जो भी उसको कंज्यूम करेगा वो केमिकल जो है उसको नुकसान करता है, एनवायरमेंट को पल्यूट करता है। ठीक है, तो और दूसरे जो है नॉन टारगेट इंसेक्ट्स है उनको भी किल कर देता है। कि एक कॉमन है इंसेक्टिसाइड, कोई भी इंसेक्ट खाए चाहे वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही क्यों नहीं था, उसने अगर खा लिया तो इंसेक्टिसाइड खा के वो भी मर जाएगा। ठीक है, आजकल ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं माइक्रोब्स यूज करने, जब से हम लोगों ने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया है। IPM इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, IPM प्रोग्राम जब से चला है तब से ये और जरूरी हो जाता है, डिजायरेबल हो जाता है कि हम लोग इंसेक्ट्स हैं या दूसरे जो हैं जिनको हम लोग कंजर्व करना चाहते हैं, जिनको हम मारना नहीं चाहते, उनको हम लोग ना मारे, वो भी अननेसेसरीली। क्योंकि अगर हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं तो टारगेट नॉन टारगेट सारे ही तरीके के जो एनिमल्स हैं वो मारे जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा बायो कंट्रोल एजेंट्स के फॉर्म में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर की तरह किस तरीके से माइक्रोब्स जो हैं वो काम करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर का तो बहुत यूज किया गया। स्टार्टिंग में जब रेवोल्यूशन आया था, कौन सा था वो, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन कब, जब स्टार्टिंग में आया था 60s 70s में, उस टाइम पे इतना ज्यादा सारे केमिकल्स के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर इतनी डिपेंडेंस दिखाई गई कि फर्टिलाइजर्स यूज करके मल्टीपल टाइम्स जो थी वो क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे विद द टाइम गोइंग ऑन उसके नुकसान समझ में आए कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, उसमें सॉल्ट्स बढ़ जाते हैं, केमिकल्स नुकसान करते हैं। तो अब क्या है, लोग केमिकल फार्मिंग से बढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ में। ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई केमिकल जो है वो यूज नहीं किया जाता है। रचना की मम्मी, ये यहाँ पे मिट्टी होती है उसको पूछने। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या करेंगे, हर तरीके से बायो, क्या बोलते हैं, बायो फ्रेंडली चीजें यूज करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें, कोई भी केमिकली सिंथेसाइज चीज यूज नहीं करेंगे, हम सारी नेचुरल चीजें यूज करेंगे। ठीक है, और इसी में अब हमारा आता है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज कर देते हैं सॉइल। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर्स अगर देखा जाए तो क्या है, ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है विच इंक्रीज न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंक्रीज करते हैं। अब एक बार नाइट्रोजन फिक्सेशन याद करो, चैप्टर नंबर तो मुझे याद नहीं है, क्लास 11 याद करो, हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन की थी। वहां पे अगर याद हो तो राइजोबियम नाम का जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्स करने का मतलब उसके अंदर एनवायरमेंट में से नाइट्रोजन पकड़ पकड़ के कन्वर्ट कर देता है यहाँ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी प्लांट है उसके अंदर प्रोटीन्स का सिंथेसिस ज्यादा होता है। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स को हम कहते हैं जितनी भी बेलें होती हैं, फलीदार पौधे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी दाल हैं, बीन्स हैं, सभी क्या है, लेग्यूम्स हैं। इन सभी के अंदर क्या होता है, बोला जाता है ये प्रोटीन रिच होती हैं। अब प्रोटीन रिच कहाँ से होती हैं, क्योंकि राइजोबियम जो है उसके अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को एनवायरमेंट में से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाए जाता है, और प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज कर करके क्या बना लेते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। इसीलिए इनका प्रोटीन कंटेंट जो है वो कहीं ज्यादा होता है। तो इस तरीके के और भी हैं, तो हम लोग राइजोबियम को आर्टिफिशियली भी दे सकते हैं,
ठीक है, कि जिनको हम देखते हैं। और अगर राइजोबियम के साथ में प्लांट जो है वो फ्रेंडली नहीं है तो दूसरे हम बैक्टीरिया देख सकते हैं जो कि फ्री लिविंग हो। फ्री लिविंग रहने का मतलब वो प्लांट के साथ एसोसिएटेड हो, ये जरूरी नहीं है। फ्री लिविंग होगा वो तो हमेशा नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर करके और सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स बनाएगा, और फिर उसको जब ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो जाएंगे सॉइल के अंदर तो प्लांट इनको जो है वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाएगा। सॉइल का भी नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा, प्लांट के अंदर प्रोटीन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो राइजोबियम है वो तो एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब है वो प्लांट के साथ रहता है और तब काम करता है। ठीक है, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हैं हमारे पास। फ्री लिविंग कौन से होते हैं? जो सॉइल के अंदर रहते हैं, उनको प्लांट्स के साथ एसोसिएट होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि एजोस्पाइरिलम, यानी इनको अगर हम अलग से सॉइल के अंदर डाल दें तो क्या होगा, हमारी सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे हमारे सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ फंजाई भी होती हैं। ये तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। कुछ फंजाई भी होती हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है प्लांट्स के साथ, और उनको हम लोग माइकोराइजे बोलते हैं। याद है, इनको माइकोराइजे बोला जाता है। जो एल्गी बनाती हैं उनको लाइकेंस बोला जाता है, जो फंजाई बनाती हैं वो माइकोराइजे बोलते हैं। तो ग्लोमस नाम की जीनस है फंजाई जो कि माइकोराइजे बनाती है, और ये क्या करती हैं, फंजाई और प्लांट के बीच में अगर सिम्बायसिस है, सिम्बायंट रिलेशनशिप है, फंजाई इसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है प्लांट्स को। तो क्या होगा, अगर फंजाई है साथ में तो क्या होगा, प्लांट्स को और ज्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए मिलेंगे। साथ ही देखा गया है कि जिनके अंदर माइकोराइजे, जिन प्लांट्स में माइकोराइजे होते हैं उनके अंदर रूट बॉर्न पैथोजन के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, यानी कि पैथोजन उनको कम नुकसान पहुंचा पाते हैं, क्योंकि जो फंजाई है उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करती है। प्लस इनमें सैलिनिटी और ड्रॉट के लिए, सैलिनिटी का मतलब है कि अगर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ज्यादा नमक हो जाता है सॉइल में, सूखा पड़ जाता है, इनके अगेंस्ट भी जो प्लांट्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, टॉलरेंट हो जाते हैं। टॉलरेंट होने का मतलब थोड़े से लेवल अगर इनके बढ़ भी जाए तो प्लांट जो है वो बर्दाश्त कर लेता है और वो लाइव करता है, लिविंग रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है। फिर तीसरे हमारे आते हैं, दो कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ ली, एक तो फंजाई जो कि ग्लोमस हम लोगों ने जीनस पढ़ी है, फिर बैक्टीरिया पढ़े थे जो राइजोबियम, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और फ्री लिविंग में हम लोगों ने एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर पढ़ा है। तीसरे हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया। नाम साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन अगर तुम्हें याद है तो ये मोनेरा में आते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स। ऑटोट्रॉफिक का मतलब अपना फूड ये खुद केमिकली सिंथेसाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इनका अनेबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अगर इनको पैडी फील्ड में डाल दिया जाए, चावल वाले खेत में डाल दिया जाए, तो ये क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करेंगे। उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नाम बेशक ब्लू ग्रीन एल्गी है बट ये एक टाइप के मोनेरा है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको बोला जाता है, ये भी ऑर्गेनिक मैटर ऐड करती हैं सॉइल में और उसकी फर्टिलिटी जो है उसको इंक्रीज करती हैं। तो अभी करेंटली हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं होती है, बट धीरे धीरे जो मार्केट में है, फार्मर्स हैं, वो रेगुलरली इनको यूज करते हैं। जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनका ट्रेंड आजकल थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है कि इनको अच्छे से यूज किया जाए, ताकि हमारा जो नेचर है, नेचर में जिस तरीके का सिस्टम है वही सिस्टम चलता रहे और किसी तरीके के केमिकल इंटरफेरेंस ना हो, ताकि किसी तरीके का इम्बैलेंस ना हो। ठीक है, इसके साथ हमारे आज का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें चैप्टर अच्छा लगा हो, था तो थोड़ा याद करने का।
बट ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 3 क्लासेस के अंदर खत्म हो गया है।